ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटी में आज हम लोग देखेंगे सेकेंड लेक्चर। ठीक है, जो कि आज भी क्वेश्चंस होने वाले हैं। 40 के आसपास में आज क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और उसको देखना है और याद भी करना है। और बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसा होगा जो आप लोग को आंसर पता होगा, तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करें, ताकि ये पता चले कि आप भी कितना उसमें जानते हो। चलिए शुरुआत करते हैं, जो कि आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, एक मिनट कलर थोड़ा सा ले लेता हूँ। ये येलो कलर नहीं शो कर रहा है, बढ़िया। चलिए ठीक है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो ये सब लोग जानते हैं कि इसमें कौन थे, ए.ओ. ह्यूम। ये कल के क्वेश्चन भी था, तो आप लोग जान रहे होंगे, तो आप आंसर डायरेक्टली दे सकते हो। महात्मा गांधी भी नहीं थे, सीमांत गांधी भी नहीं थे। ये आंसर कौन हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम। अगले क्वेश्चन की ओर चलो तो देखो कि इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। वर्तमान प्रधानमंत्री पूछ रहा है, ऋषि सुनक है या कीर स्टारमर है या बोरिस जॉनसन है। वर्तमान में पूछ रहा है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है अभी इंग्लैंड के। तो कोई कह, देखिए बोरिस जॉनसन पहले थे, इनके बाद आ गए कौन, ऋषि सुनक। और ऋषि सुनक भी हट गए हैं, उनके बाद कौन आ गए, कीर स्टारमर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इंग्लैंड के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो कीर स्टारमर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, ये पूछे जा रही है। देखिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र बोल रहा है, ठीक है, ये आपका है स्विट्जरलैंड में। किस में है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र देखने को मिलेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में है, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया है। अंग्रेजों में जो फूट डालो राज करो, फूट डालो शासन करो जो आया था ना, ये निम्न जो नीति जो लाई गई थी अंग्रेजों ने, क्यों लाई थी, किसको बढ़ावा मिला। पहला ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम संघर्ष को, ये अंग्रेजों के दमनात्मक नीति को, महिलाओं के शोषण को, बेरोजगारी को। मतलब जैसे ही ये आया था नीति फूट डालो राज करो, तो इस दोनों में क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम में आपस में आपसी में लोग संघर्ष करने लगे, लड़ने लगे, या फिर अंग्रेज लोग किसी के प्रति क्रूर व्यवहार करते थे उसी के लिए था, या फिर महिलाओं के शोषण होता था उसके लिए बढ़ावा मिला, कि बेरोजगारी को बढ़ावा मिला। इसका आंसर बताइए जल्दी से। ठीक है, क्या बोला गया, फूट डालो राज करो। ये नीति को अगर देखोगे तो इस केस में हिंदू और मुस्लिम को लड़वाया गया था, और 1905 में बंगाल को विभाजन किया गया, और इसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग को स्थापना कर दी गई। और फिर यानी कह सकते हैं कि मुस्लिम और हिंदू में यहाँ पर से लड़ाई होना शुरू हुआ। लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं हुआ किनको, महात्मा गांधी को। जब उन्होंने 1915 को आया, तो फिर उन्होंने क्या किया, जिद्दोजहद करने के बाद, ये पहले ही कह सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, मुस्लिम और हिंदू को फिर से एकजुट लाए थे। ज़्यादा दिन तक ये अलग नहीं हुआ था बंगाल विभाजन, और मुस्लिम भी अलग नहीं हो पाए थे ज़्यादा दिन तक, क्योंकि हमारे देश में जो कांग्रेस का जो लीडर हुआ करते थे वो बहुत बढ़िया थे। मतलब बढ़िया करने का मतलब ईमानदार थे, और वो कभी एक कतई होने देना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति जो है, ये हिंदू मुस्लिम के आपस में लड़ाई को बढ़ावा दिया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी प्राण त्यागते समय किन शब्दों का संबोधन किए। देखिए, यहाँ से आप देख सकते हो, तो एक महात्मा गांधी का एक हम लोग नारा भी कहते हैं कि कौन दिए थे, तो हे राम। देखिए, पहली बात, जय श्री कृष्ण बोले थे मरने के समय। जब कोई मर रहा होता आदमी तो कुछ बोलता होगा, बोलते हुए मर रहा है, तो वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जब अपना प्राण त्याग रहे थे उस समय किस शब्द को उन्होंने प्रयोग किया था। पहला ऑप्शन है जय श्री कृष्ण, बी में अल्लाह, सी में हे राम, डी में वाहे गुरु। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन जब आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, हे राम महात्मा गांधी। ये नारा किसने दिया था, ये हे राम किसने बोला था, किसने शब्द यूज किया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ। जो हैदराबाद, कल आपको क्वेश्चन बोले थे, थ्योरी बताए थे कि हैदराबाद को जो निज़ाम थे
वहाँ पर वो कहता था कि हम भारत में विलय नहीं होंगे, तो वहाँ पर पुलिसिया कार्रवाई कर दी गई थी, जो ऑपरेशन पोलो था, और उसके तहत क्या कर दिया गया, उसको लाया गया था। ठीक है, देखिए हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ था, तो ये स्वेच्छा से तो विलय नहीं किया होगा। तो बताइए, पहला ऑप्शन है कि स्वेच्छा से किया, कि बलपूर्वक, कि अंग्रेजों ने उसको मध्यस्थता करवाया, किसके बीच में, भारत सरकार और हैदराबाद के बीच में। बताइए इसमें से किसी तरह से हुआ था क्या, कोई भी एक ऑप्शन। तो आप लोग को ये पता है कि बलपूर्वक करवाया गया था, और ये किसका भार दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो हैदराबाद जो भारत में विलय हुआ वो बलपूर्वक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों का पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किए गए थे। सुदूर पूर्व मतलब कि बहुत दूरी वाला, पूर्वी में, पूर्वी समझते हो ना, पूर्वी इलाका में हमारा 7 सिस्टर होते हैं, उसी के बारे में कही जा रही थी। तो ऑप्शन ए में है 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। एक मिनट। दूसरा ऑप्शन है 30वां संविधान संशोधन 1973। तीसरा है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, या 42वां संविधान संशोधन 1976। तो बताना है कि सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए कौन सा संशोधन किया गया था। तो सब लोगों को इसका आंसर पता है, 27वां संविधान संशोधन 1972। कहीं कहीं आपको 1971 भी लिखा हुआ है, तो तब भी उसको लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये लगा देना है 27वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन, कि एक ही देश में दो राष्ट्र हो जाए, दो तरह के लोग रहने लगे, ये कौन ऐसा किया था, किसके अनुसार ये चीज़ करवाया गया था, इसी को बोला जा रहा है। पहला ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था ऐसा, या मुस्लिम लीग ने किया था, राष्ट्रीय सेवक संघ ने किया था, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को सबको पता है कि और ये कोई नहीं कर सकता, ये मुस्लिम लीग ही कर सकता। यही कहता था कि हम एक देश में 2 राष्ट्र बन करके रहेंगे, मतलब 2 लोग बन करके रहेंगे। इसलिए ना इस सबका दिमाग ख़राब हो गया, और क्या बना लिए, अलग से एक संस्था भी बना लिए, जिसको मुस्लिम लीग कहा गया, और फिर बाद में इसको फिर हटा दिया गया था। लेकिन मुस्लिम लीग लास्ट क्लास तक इसने रहा भी। ठीक है, तो द्विराष्ट्र का प्रतिपादन किस दल या संगठन ने किया था, मुस्लिम लीग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। कह रहा कौन इसमें से जो दिए गए ऑप्शन में है कि संघीय व्यवस्था का विशेषता नहीं हो, भी कौन सा संघीय, भारतीय में। अगर हम कहते दोहरी नागरिकता, तो दोहरी नागरिकता का है किसमें है, तो ये अमेरिका में है। संघीय तो अमेरिका में भी है, लेकिन जब भारत के कह रहे हैं तो इसमें ये दोहरी नागरिकता कभी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, शक्तियों का विभाजन है। शक्ति विभाजन कैसे है, राज्य का अलग शक्तियाँ दी गई है, केंद्र का अलग दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का अलग है, हाई कोर्ट का अलग है। ठीक है, सबका शक्तियाँ भी अलग अलग है। स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था है, जो है यहाँ का न्यायिक व्यवस्था है, वो भी स्वतंत्र है, यानी कि इसमें ये नहीं हो सकता है कि जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है वो इसमें हस्तक्षेप करे, ऐसा नहीं करता है। यहाँ पर संविधान को सबसे सर्वोपरि माना गया है, यानी संविधान को ये सर्वोच्चता दिखाई गई है। तो पूछ रहा था कि कौन नहीं है, तो यहाँ पर दोहरी व्यवस्था, दोहरी नागरिकता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 में है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्रदान है, कि भारतीय जो संघीय व्यवस्था है इसमें किसको ज़्यादा शक्ति दी गई है, केंद्र को, या राज्य को, या जिला को, या इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है कि केंद्र सर्वोपरि है यहाँ पर, तो इसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो पावर दिया गया है, सबसे ज़्यादा पावर जो दिया गया, अधिक पावर, वो किसको दिया गया है, केंद्र को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य, देखिए उस वक्त के बात में कही जा रही है 29वें राज्य, कब, जब 5 अगस्त 2019 के पहले की बात कही जा रही है। ठीक है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को आप लोग को याद होगा कि यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट हुआ करता था, इसको तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा क्या बनाया गया था, लद्दाख। तो ये जो बनाया गया ये कब,
5 अगस्त 2019 को बिल पास करवा करके। तो यहीं से आपको दिमाग, यहाँ जो क्वेश्चन कही गई इसके पहले, जो इसके पहले कही गई तो कितने राज्य थे, 29 राज्य थे, लेकिन इस डेट के बाद कितना राज्य हो गए, 28 राज्य। तो उस वक्त है इसके पहले कि जब विभक्त किया गया था 29वें राज्य को, किसके रूप में, तेलंगाना के रूप में। किसको तोड़ करके तेलंगाना बनाया गया, सिंपल सा क्वेश्चन, कईमा राज्य है, हटाइए, खाली इतना बताइए कि तेलंगाना जो बना है, जो राज्य बना है, कौन से राज्य को तोड़ करके बनाया गया है। पहला आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को, केरल को, कर्नाटक को। तो ऑप्शन इसमें सब लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले हैदराबाद थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ हो गई, अमरावती। तो जो हैदराबाद है किसकी राजधानी बन गई, तेलंगाना का। तो यही सब दिमाग लगा सकते थे कि आंध्र प्रदेश को ही तोड़ करके क्या बना दिए गए, उसमें से तेलंगाना निकाल दी गई है। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या होती हैं। एक मिनट, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चन क्या है, क्या क्या है जो दोनों में संबंध थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाती है, क्या क्या है। तो सबसे पहले वह राज्यपाल की भूमिका। जैसे आप कुछ दिन पहले की बात करेंगे, जो अभी के हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, जगदीप धनखड़ अभी हमारे उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन इसके पहले ये राज्यपाल हुआ करते थे पश्चिम बंगाल का, WB का। और यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कौन थी, ममता बनर्जी। अब थोड़ा सा यहीं पर बात समझिए, ये जो कहती थी ना, ये जो कहती थी वो, और जो राज्यपाल करते थे, दोनों का में बहुत ज़्यादा मतभेद होती थी, बहुत ज़्यादा। राज्यपाल के में और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री में बहुत ज़्यादा मतभेद होता था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राज्यपाल ये कहती थी कि राज्यपाल हमको काम करने नहीं देती, और ये जो कहते हैं, ये कहते थे कि हम ये हमारे अनुसार काम करती नहीं है, यानी बढ़िया काम कर नहीं रही है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि अड़चनें तभी आती हैं जब राज्यपाल की भूमिका कुछ अलग होने लगती है। फिर यहाँ पर जानते हैं कि 356 में कहा गया है कि राजकीय आपातकाल, क्या बोला गया, राजकीय आपातकाल, यानी कि राष्ट्रपति शासन। यहीं पे क्या लगाई जाती है, राष्ट्रपति शासन लगाई जाती है। और जब राष्ट्रपति शासन लग जाती है तो यहाँ पर विधानसभा या विधानसभा जो है भंग हो जाती है, और मुख्यमंत्री यहाँ नहीं रहते हैं, तो सब किनके हाथ में चला जाता है, राज्यपाल के हाथ में चले जाते हैं। जब राज्यपाल के हाथ में चला जाएगा तो यहाँ पर भी क्या है, संबंध केंद्र और राज्य में ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जो राज्य का जो मुख्यमंत्री था एकदम हालत ख़राब हो जाएगा, यानी उन दोनों में संबंध एकदम बिगड़ते चले जाएंगे। दूसरी बात, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, ये भी जब जो भी राज्य है केंद्र पर ही निर्भर कर जाता है तो ये भी अड़चन है। तो इसमें से इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सभी जितने भी दिए गए हैं ये केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। सौराष्ट्र जो है, सौराष्ट्र कहाँ है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, कर्नाटक में है कि गुजरात में है। तो सब लोग जानते होंगे जो सौराष्ट्र है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, गुजरात में। सौराष्ट्र कहाँ मिलेगा, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का उल्लेख है। विधायी संबंधों का जो उल्लेख है कहाँ से कहाँ तक में उल्लेख है केंद्र और राज्य के बीच में। तो ये बताइए 245 अनुच्छेद से लेकर 255 तक, या 240 से 250 तक, 352 से 360 तक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको है 245 अनुच्छेद से लेकर के 255 अनुच्छेद के बीच में, एक केंद्र और राज्य के बीच में ही बोला गया। इन दोनों के बीच में जो भी चीज़ होंगे ये इसी के बीच में आपको लिखी गई हैं, 245 से लेकर के 255 अनुच्छेद के बीच में। ठीक है, आपको मतलब जब अनुच्छेद आप पढ़े होंगे तो इसमें आपको समझ में आया होगा। कब से है, 245 से लेकर के 255 तक। 245 में आपको देखेंगे ना तो संसद और विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का विस्तार है। 245 में क्या है, संसद, और 245 में अगर अनुच्छेद में देखोगे तो संसद और विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का विस्तार कही गई है। 246 में जो कही गई है केंद्र और राज्यों के बीच विधि की सूची, कौन सा मतलब नियम किस पर बनाना है, वो दोनों के बीच में बनाया गया है।
247 में कहा गया कुछ अतिरिक्त न्यायालय का उपबंध करने के जो शक्ति है वो किसको दिया गया, संसद को दिया गया है। कोई भी अगर अलग से हमको न्यायालय बनाना है तो ये कौन बनाएगा, तो इस जो अधिकार है वो किसको दिया गया, संसद को दिया गया है। फिर 248 में अवशिष्ट सूची के बारे में कही गई है। अवशिष्ट सूची का मतलब क्या हुआ, जो भी 3 प्रकार की सूची होती थी जानते थे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा कोई भी चीज़ नया चीज़ खोज होता है वो सब क्या होता है, अवशिष्ट सूची। और अवशिष्ट सूची का जो भार दिया गया है वो किस में दिया गया है, 248 अनुच्छेद में। और इसमें जो जाता है ना अवशिष्ट सूची का जो भी हो वो सब केंद्र हैंडल करता है। कौन हैंडल करता है, केंद्र हैंडल करता है। फिर उसके बाद आता है 249 अनुच्छेद में कहता है राष्ट्र हित में संसद हो, ठीक है, राज्य सूची में कानून बना सकती है। जो राष्ट्र हित में, देखिए सबसे पहली बात संघ सूची, इसमें हमेशा एक ही बना सकता है इसका में नियम जो केंद्र है। दूसरा है राज्य सूची, राज्य सूची में वही बनाएगा जो राज्य का है। और समवर्ती सूची में दोनों को मिला करके करेंगे, जैसे कि एजुकेशन जो आता है ना वो समवर्ती सूची का है, ये दोनों मिल के काम करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि राज्य से पूछा नहीं जाएगा या राज्य कहेगा कि संसद आप ही हमारे लिए कुछ कानून बना दीजिए, तो संसद चाहे तो राज्य सूची में भी अपना कानून बना सकती है, ठीक है। लेकिन संघ सूची में कभी संघ सूची में कभी भी राज्य अपना नियम नहीं बना सकता, लेकिन संसद चाहे तो राज्य सूची में भी बना सकता है। 250 में कहा गया आपातकाल में संसद राज्य सूची में कानून बना सकती है। इसमें तो बोला कि कोई राज्य कहेगा कि भाई बना दो तो बना देगा, लेकिन जब आपातकाल लग गया, राजकीय आपातकाल लग गया, तो विधानमंडल तो है नहीं, विधानसभा है नहीं, तो वहाँ पर नियम कौन बनाएगा, तो उस वक्त रहता है कि संघ ही यानी केंद्र ही सरकार ही उसमें क्या करेगी, नियम बनाएगी। और केंद्र सरकार नहीं कह सकते हैं, संसद बनाएगी। कौन बनाएगी, संसद। 251 में जो हम लोग चलते हैं 251 में जो कहेंगे कि अगर कोई मतलब नियम बनाई थी राज्य सरकार ने और उस पर राज्य सरकार पहले नियम बना दिए, लेकिन उस पर अगर कोई नियम बनाती है केंद्र सरकार, संसद बना देती है, तो राज्य सरकार का जो नियम था वो अपने आप क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो अपने आप ख़त्म, इसको मतलब नहीं रहेगी। अब 252 में क्या है, कहता है कि 2 या अधिक राज्यों की सहमति से संसद राज्य सूची में कानून बना सकती है। 2 या अधिक राज्यों के सहमति से, जैसे मान लें कोई ऐसा नियम है, हम कोई ऐसा नियम लीजिए पुलिस के लिए ही ले लीजिए। अब पुलिस जो होता है ना सरकार का ही, बिहार पुलिस अगर है तो बिहार राज्य का ही है पुलिस, ठीक है। तो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, राज्य सूची के अंतर्गत आई है। लेकिन मान लें कि 2 राज्य ऐसे हो जाएं, जैसे बिहार और झारखंड जो कहें, या एक राज्य और ले लो, उत्तराखंड ले लो, ये राज्य कहें कि देखिए पुलिस के लिए हमको से नहीं नियम बन रहा है, आप ही नियम बना दीजिए। तो जैसे ही नियम बनाएगा ना तो फिर सभी राज्यों के लिए नियम बन जाएगा। तो राज्य सूची में भी चेंज कर सकता है कौन, ये केंद्र मतलब ये संसद। लेकिन कब, जब वो कहा जाएगा 2 या 2 से अधिक राज्य कहेंगे, तो अकेले नहीं कर सकता। 253 में जब कही गई है, क्या कही गई है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। जो भी अंतर्राष्ट्रीय करार होता है, अंतर्राष्ट्रीय करार का मतलब हुआ कि कहीं कोई गया यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना है, एफडीआई आना है, ठीक है। एफडीआई जब आता है तो जब एफडीआई आता है तो मान लो कि हमको लगाना है प्लांट एक बिहार में, क्या ये राज्य से पूछेगा भारत सरकार कि हम बिहार में लगाना चाहते हैं? नहीं, इसका मन है भारत सरकार को कि बिहार में कंपनी आनी चाहिए, तो बिहार में कंपनी आएगी, इसमें राज्य सरकार कुछ भी नहीं बोल सकती है। ये अब आते हैं 254 में। 254 में कोई भी राज्य संसद के अंतर्गत कानून नहीं बनाएगा, कि संसद में राज्य में विधानसभा में कोई कानून ऐसा ना बनेगा जो संसद को आहत पहुंचे, ठीक है, कि संसद के विरुद्ध कानून बनाया गया, ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। अब लास्ट में आपका जो बचा है 255 जब देखेंगे तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से विधानमंडल जो बना हुआ जो कानून है वो हमेशा क्या होगा, मान्य होगा, ठीक है। यानी विधानमंडल के जो कानून बना था उसे संसद बना दिया है, लेकिन किसके पूछ करके, राष्ट्रपति के पूछ करके, तो वो जो कानून है वो सदा के लिए मान्य हो जाएगा, वो कानून सही रहेगा, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं जो अनुच्छेद जितने भी दे रहे थे वो राज्य और केंद्र के बीच हो रही थी, तो हम कह सकते हैं कि संविधान में जो केंद्र और राज्य के बीच में जो विधायी शक्तियाँ हैं ये 245 से लेकर के 255 के बीच में रखी गई है। अब है यहाँ पर 15,
कहता है बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। देखिए बजट हम लोग जैसे घर में एक सैलरी आती है, मान लीजिए कि सैलरी नौकरी वाला है, ठीक है, सैलरी आई तो आया तो सही बात है कि हो गया आय, लेकिन खर्चा कहाँ कहाँ होगा इसको भी आकलन पहले ही कर लिए जाते हैं, इसी को कहते हैं बजट। यानी आय भी और जाए भी, यानी आय और व्यय दोनों का इसमें संबंध होता है, किसमें, बजट से। कहता है भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितने साल होता है। देखिए अभी आठवां वित्त आयोग का गठन होना था, लेकिन अभी सरकार ने डिले कर दिया। जो वित्त आयोग होता है ना, ये कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होते हैं। जो वित्त आयोग होता है कितने सालों के लिए होता है, 5 साल के लिए। अगर ये आठवां अगर पैसा वाला लागू हो जाए, ठीक है, 8th पे कमीशन, तो सभी का सैलरी 1.5 गुना हो जाएगी लगभग। अब कहता है नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य क्या होता है, ठीक है, गरीबी को दूर करना, या राष्ट्र का निर्माण करना, या दुश्मन देशों से युद्ध करना, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होना। जो नया नया राष्ट्र बन रहा है उसका काम क्या है, पहले गरीबी को दूर कर देगा, अरे पहले अपना राष्ट्र निर्माण करेगा, है ना, पहले अपना राष्ट्र जब बढ़िया से निर्माण कर लेगा तो खुद ब खुद गरीबी दूर हो जाएंगे, और खुद ब खुद फिर ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होने लगेंगे, और फिर दुश्मन देश से भी लड़ाई कर सकता है। लेकिन सबसे पहले क्या करेगा, राष्ट्र निर्माण करेगा। लेकिन अभी बांग्लादेश के बारे में सोचियो कि कितना गधा है, नया राष्ट्र बन रहा है एक तरह से, ठीक है, नया राष्ट्र बना, लेकिन उसने क्या कर दिया, गरीबों को राष्ट्र का निर्माण करना तो छोड़ दो, कुछ भी नहीं किया और उसमें बिगाड़ दिया पूरे व्यवस्था को, ठीक है। चलिए खैर उसकी बात गलत करना, वो गलत कर रहा है, वो फिर बाद में लौटेगा और फिर कहेगा कि भाई अब कटोरा एक तो मिला था दूसरे को, अब हमको भी एक हाथ में कटोरा दे दो। और ये बात कौन कहेगा, बांग्लादेश, कहे कि दोनों भाई मिल चुके हैं, पुराने वाले भाई, ईस्ट और वेस्ट, समझ लीजिए यहाँ से ही। कहता पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रथम प्रधानमंत्री जो थे भारत के, ये जो शपथ लिए थे पहली बार कहाँ लिए थे, संसद भवन में लिए थे, कि लाल किले पर लिए थे, कि जंतर मंतर में लिए थे, कि संविधान सभा में लिए थे। तो इसका आंसर होगा लाल किले पर इन्होंने पहला अपना शपथ ग्रहण किए थे। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहता है विविधता में एकता का सिद्धांत, विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है। कि विविधता मतलब डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब हर एक तरह के लोग रहेंगे, हर एक तरह के हर चीज़ रहेंगे और सब मिल करके एक साथ रहेंगे। ये ऐसा किस देश में कहा गया है, तो ये आपका भारत है, अपना भारत। अपना भारत में देखेंगे तो हर समुदाय के लोग रहते हैं और सब एक साथ रहते हैं। सिर्फ कुछ लोगों को क्या अगर हटा दिया जाए तो सभी लोग, सभी जनता ठीक होते हैं। सिर्फ अगर भड़काऊ भाषण अगर नहीं दिया जाए, गलत चीज़ न सिखाया जाए, तो रियली अभी भी और पहले भी और बाद में भी हमेशा एक साथ लोग मिलकर रहेंगे। नहीं तो आप देखिए पाकिस्तान की स्थिति एकदम ख़राब है, चीन की स्थिति एकदम खराब है। जो यहाँ पर वीगुर मुस्लिम होता है, वीगुर मुस्लिम, इसको इतना स्थिति ख़राब है कि कोई अगर हिजाब पहनना चाहेगा ना तो हिजाब काट देता है, ठीक है। यानी चाइना में स्थिति है, वहाँ पर जो मस्जिद के ऊपर में देखोगे तो मीनार के जैसा ऐसा निकला हुआ रहता था, ठीक है। इसको कहा था कि कोई भी मीनार पर ये गुबंद नहीं रहेगा। आप समझिए, ये चाइना ने किया है बीगुर मुस्लिम में, बीगुर मुस्लिमों के साथ, लेकिन ये वाला पाकिस्तान और बांग्लादेश को नहीं दिखेगा। कहा है कि चाइना ने किसी को दिखाया ही नहीं है, सिर्फ वहाँ पर इतना प्रॉब्लम करता है, बहुत ज़्यादा ये क्रश करता है मुस्लिमों पर, लेकिन इसको दिखेगा कभी नहीं इन दोनों को। कहीं इन दोनों को वही दिखेगा जो ये कहता है कि भाई जब हम तो डूबे सनम, हम तुम्हारे भी तुमको भी ले डूबेंगे। यही काम है पाकिस्तान को। ये बांग्लादेश कितना अच्छा चल रहा था, ये तो पहले डूबा पाकिस्तान, ये ले लिया बांग्लादेश के। दूसरी बात, अब क्या कर रहा है कि भारत में जो भी मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं उसको भड़काने में लगा रहता है पाकिस्तान कि भाई हम भी डूब गए, तुम काहे अमन चैन से सोएगा, अब अमन चैन से रहोगे, भाई तुम भी क्या करो, हमारे साथ कटोरे लेकर के चलो। और ये करना ही चाहता है, ये नहीं पता चलता उसको कि चाइना में भी कुछ हो रहा है, और चिल्लाते रहेगा जहाँ पर सब लोग सेफ हैं उसके बारे में। खैर इसको कौन सिखाएं, ये सब पढ़ा लिखा तो है नहीं। खैर हटाइए। कहता है कि भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अपना अधिकार प्राप्त हुए। बताइए,
कौन सा अधिकार जो प्राप्त हुआ था कब? भारत लोकतंत्र की बहाली के बाद, यानी कि जैसे ही भारत स्वतंत्र होता है तो उसके बाद भारतीय नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ था? बताइए। मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ था? हाँ हुआ था। मतदान देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। जनप्रतिनिधि चुनने का भी अधिकार प्राप्त हुआ था। तो यानी कहने का मतलब है कि इसमें सारे अधिकार मिल गए जनता को कब? जब भारत आज़ाद हुए थे उसके बाद। जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद भारत को इन ये सब अधिकार उनको मिले, मौलिक कर्तव्य भी साथ साथ मिले हैं। कुछ डीपीएसपी भी मिले थे लेकिन सारे डीपीएसपी नहीं मिले थे। कहता है भारत सरकार के विविध कल्याणकारी योजना को लागू किसके माध्यम से होता है? बताइए। भारत सरकार के विविध कल्याणकारी, कुछ ऐसे कल्याणकारी चीज़ें होती हैं जो मिलना चाहिए, ठीक है। ये कैसे, किसके माध्यम से मिलते हैं? पहला ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से मिलते हैं, कि मौलिक अधिकारों के माध्यम से मिलते हैं, संसदीय अधिनियमों के माध्यम से मिलते हैं, या मंत्रिपरिषद के निर्णयों के माध्यम से मिलते हैं। तो देखिए ये कल्याणकारी जो है ना, ये आपको आर्टिकल नंबर 36 पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ पर कल्याणकारी के आपको नाम समझ में आएगा। तो ये आपको कहाँ पर है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो इसी सिद्धांत के आधार पर पता चलता है कि सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू करता है। किसके से? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। जैसे बिहार में आपकी शराबबंदी है, तो ये किस में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, ठीक है। अब ये बताइए कि कल्याणकारी तो है, जो हमेशा लेडीज़ के प्रति होता था दुर्व्यवहार, हमेशा होता था घर में हिंसा होता था, आज ये नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके कल्याणकारी के लिए बिहार सरकार ने क्या कर दिया है? दारू शराबबंदी लगा दिया गया है। अब ये नहीं कहिए कि मिलता है, मिलता तो अब मिलता अगर ठीक है जाके पुलिस में कंप्लेंट करिए कि यहाँ से मिलता है, अपने पुलिस पकड़ के लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन हम तो ये सोचेंगे कि बिहार सरकार ने शराब पर पूर्ण पाबंदी लगाई है, जिससे कि महिलाओं अब सहज महसूस करती हैं। कहता है माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? माउंटबेटन योजना का जो संबंध है किससे है? भारत के विभाजन से है, संविधान निर्माण से है, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव से है, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से है? माउंटबेटन आया था ना, यही भारत को विभाजन में करवाया है। तो हमको इसका आंसर कौन हो जाएगा? भारत के विभाजन से। माउंटबेटन योजना का जो संबंध है वो किससे है? भारत के विभाजन से है। कर भारत के विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया था? कहता है यहाँ से थोड़ा सा 1 मिनट। भारत के विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया था? तो बताइए किसको, कौन था जो कि भारत के विभाजन करवाया? लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर भी अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन को ही। क्वेश्चन नंबर है 24, लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब बना? अब ये क्वेश्चन आती है कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब बना। ये तो पता है 1947 में ही ये बन गया था, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गया। अब 15 अगस्त को बताइए कि आज़ादी होगा तो इस दिन तो नहीं बनेगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा होता है? 3 जून 1947 को ही लॉर्ड माउंटबेटन योजना बनाई गई थी, आज़ादी के जस्ट पहले। तब ना यहाँ पे 14 अगस्त को पाकिस्तान को हटा दिया गया था। क्या द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? पाकिस्तान। कौन सा देश बना? पाकिस्तान। कहता है पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई थी? क्वेश्चन है पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई थी? 1942, 1941, 1940, 1947। तो बाबू ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, ये कब मांगी गई थी? 1940 में। अब बताइए 40 में जब मांग की गई तो कहीं ना कहीं तो अधिवेशन में मांग करेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश का निर्माण की मांग की गई? तो बताइए 1940 में ऑप्शन है कौन? ए। तो यानी लाहौर के अधिवेशन में ही 1940 में मुस्लिम लीगों ने क्या कर लिया? मांग कर दिया कि हमको एक पाकिस्तान नाम का देश होना चाहिए, पाकिस्तान नाम का देश बनाइए। इसलिए यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। 28 में कहता है राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? राज्यों के पुनर्गठन आयोग कब बना? तो ये बना था 1953 में और 1956 में उसको रिपोर्ट दिया था। तो यहाँ पर एक कब बना था राज्यों का पुनर्गठन आयोग? 29 दिसंबर 1953 को।
कहता है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आपका आंसर मिलेगा सैयद अली। कौन थे? सैयद अली। कौन थे? सैयद अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सैयद अली। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ। भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ। 1956 में पारित हुआ। बताए थे अभी कि आयोग तो बना 1953 में, लेकिन वो रिजल्ट कब दिया था? 3 साल बाद 1956 में, और इसी साल संविधान संसद से पारित भी करवा लिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1956। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने भाग में? 4 भाग में बांटा गया था। ये आपको पता होगा। प्रिंसली स्टेट एगो था, एगो जहाँ पर मेन शहर जैसे भोपाल ये सब हो गया, ठीक है। इस तरह से भारत को कितने भाग में बांटा गया था? 4 भाग में बांटा गया था। कब? आज़ादी के जस्ट बाद। आज़ादी के बाद हम देखेंगे 4 भाग। अगर हम कह सकते हैं ऐसे कि 4 भाग में अगर ABCD के मान के चले, ठीक है, 4 भाग, तो पहला वो भाग थे जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, यानी ब्रिटिश के राज पहले से ही थे, जिसमें 9 गो राज बनाया गया था। कितना स्टेट बनाए गए थे? 9 स्टेट बनाए गए थे। दूसरा तुम्हारा है प्रिंसली स्टेट, जो कि देसी रियासतें के लिए था, देसी रियासतें के लिए था, ठीक है। इसमें भी कितने स्टेट बनाए गए? 9 स्टेट इसमें भी बनाए गए थे। और सी में था कमिश्नरी। कमिश्नरी का मतलब वो होता है जो एक शहर पर होता है, जैसे दिल्ली शहर हो गया, भोपाल शहर हो गया, तो इसको ऐसे को बनाया गया था 10 स्टेट। कितना स्टेट बनाया गया था? 10 स्टेट, जो सिटी में सिर्फ सिटी ही एक तरह से स्टेट था, ठीक है। एक को था डी मतलब डिस्टेंस मतलब यूटी, यानी यूनियन टेरिटरी भी बनाया गया था। उस वक्त यूनियन टेरिटरी में बस हमारा एक ही को था, वो था कौन सा? अंडमान एंड निकोबार। तो कितने तरह से बांटे गए थे? 4 ABCD, यानी पहला ब्रिटिश प्रोविंस 9 स्टेट था, बी में देसी रियासतें, इसमें भी 9 स्टेट था, और एक कमिश्नरी जो कि पूरा सिर्फ वो कहाँ पर होता है? एक सिटी के लिए होता था, 10 स्टेट बना गया, और दूर के लिए था तो यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने तथा नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान है। तो ये तो बाबू पर किसको है? संसद को है। इसको में सरकार कुछ नहीं कर सकती है। ये सरकार, ये कौन सा? संसद जो है, ये क्या कर सकते हैं? सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। कितना अनुच्छेद में बताइए तो? अनुच्छेद नंबर 3 में। अनुच्छेद नंबर 3 में आपको दिखा होगा, कहा होगा कि कोई भी संसद चाहे राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति देने के बाद ये क्या कर सकता है? किसी भी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 है राज्य के पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा। राज्य पुनर्गठन आयोग कब सौंपा था? 1955, लेकिन लागू कब किया गया? 1956। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1955। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ के इकाइयों राज्यों की संख्या कितनी थी? 25। कितना थी? 25। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ की इकाइयों राज्यों की संख्या कितनी थी? 25। इस ऑप्शन के तहत कितना होगा? 25। लेकिन अब कहेंगे कम में, क्या से पता है क्यों? क्योंकि 1975 में 22वां राज्य बना था। कौन बना था 22वां राज्य? बताइए तो? सिक्किम। सिक्किम जो है 22वां राज्य बना था। कब? 1975 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत के 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये इकाइयाँ निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसमें 2 चीज़ में बांटी गई थी, एक राज्य और एक देश। तो यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा? डी, राज्य और देश। ठीक है। इस प्रकार से आज 35 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। टाइम हो चुकी है 33 मिनट। ठीक है, तो आज का इतना ही रहने देंगे। अब चलेंगे अगले दिन पढ़ेंगे।